नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होने वाले, क्योंकि आपका एग्जाम जो है जस्ट अब 18 तारीख से हो रहा है शुरू, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और जितना ही मैंने क्वेश्चन कराया वो सभी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। जाके कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन होकर फाइल सेक्शन से सभी पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए आपके ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी कवर कर रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है, जरूर संभावना है इसी से प्रश्न बनेगा। इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित होता है। बात करें इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी भारत एनआईपी के सहयोग से लागू किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना है। वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। वेटिंग फॉर द महात्मा की बात करिए, पुस्तक लेखक आर के नारायण है, जो भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है। जबकि वेटिंग फॉर ए वीजा ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। दोनों पुस्तकों के नाम मिलते जुलते लेकिन लेखक अलग अलग है। बात करें आर के नारायण की प्रमुख किताबों में मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी ये सभी शामिल है, जो उनके प्रसिद्ध काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है और मानवीय स्वभाव और भारतीय जीवन को दर्शाता है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में द इंग्लिश टीचर और द वेंडर ऑफ द स्वीट ये सभी पुस्तक लिखा गया है। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन शब्द का अर्थ क्या था? आपराधिक न्यायालय था। कंटक शोधन न्यायालय एक नए प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, ताकि एक अत्यंत संगठित शासन तंत्र के विविध विषयों से संबंधी निर्णयों का कार्यान्वित किया जा सके। वे एक प्रकार के विशेष न्यायालय थे जहां अभियोगों पर तुरंत विचार किया जाता था। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ये अनुसूची 10 में शामिल है। बात करें दल बदल का उल्लेख भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची में है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था और इसे ही दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सांसद और विधायकों को दल बदलने के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है। बात करें भारतीय संविधान की 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में यानी राज्य की परिषद में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जो संघ, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों के विभाजन यानी कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जैसे असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू का इसमें जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और कुछ अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा में सुरक्षा यानी पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी यानी 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची की बात करें नगर पालिका में नगर निगम, नगर परिषद की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी जो 74वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो वाणिज्य बैंक के उधार लेने पर दर क्या प्रभाव पड़ता है? लागत बढ़ जाता है। आरबीआई रेपो दर क्या है इसकी बात करें तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। इसी तरह से सोचें, अगर आरबीआई बैंक से उधार लेने की दर बढ़ाता है तो बैंक भी आपको उधार देने की दर बढ़ा देगा, और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंक आपके लोन पर ब्याज दरें भी कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अमेरिकी लेखक ने सन 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? झुम्पा लाहिरी ने जीता है। झुम्पा लाहिरी ने कई प्रसिद्ध किताब लिखा है जिनमें उनके पुलित्जर पुरस्कार विजेता लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है। उपन्यास की बात कर द नेमसेक और द लव लैंड है तथा लघु कथा संग्रह में अनअकस्टम्ड अर्थ शामिल है। उन्होंने इटालियन में भी लिखा है जैसे इन अदर वर्ड्स, इन अल्टर पैरोल और वियर अबाउट्स, और हाल ही में रोमन स्टोरीज में रैकोंटी रोमानी लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के तहत कौन सी फ्लैगशिप पहल शुरू किया गया और किस मंत्रालय के द्वारा? सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल पतंग बौद्ध परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन अगर शक्तिशाली की बात करें तो औरंगजेब के अंतिम महान और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिनके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक था, ने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया, जबकि बहादुर शाह जफर 1837 से 57 तक सिर्फ नाम मात्र से शासक थे और 1857 के विद्रोह के बाद निर्वासित कर दिए गए थे। वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे मिला था? संजीव को दिया गया था। वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए गए थे, जिसमें हिंदी के लिए उपन्यास संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्विम इन रागा जानकी के लिए सम्मानित किया गया था। एशियाई खेल में भारत के किसी एथलीट ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? सचिन नाग ने जीता है। बात करें एशियाई खेल भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग ने 1951 के पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में पुरुषों के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में जीतकर हासिल किया था, जिसे भारत के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक का खाता खुला और यह भारतीय खेल इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, जिसका उद्देश्य कृषि और प्राथमिक क्षेत्र के विकास करना था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिसमें उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और इसने देश के आर्थिक नियोजन की नींव रखा था। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा किस श्रेणी के उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? अनुसूची ए को रखा गया है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा अनुसूची ए यानी शेड्यूल ए के तहत 17 उद्योगों को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया, जिनमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और लौह व इस्पात जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल थे, ताकि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण हो। अनुसूची बी की बात करें, जिसमें 12 उद्योग थे जहां राज्य प्रमुख भूमिका निभाता था, लेकिन निजी क्षेत्र पूरक के रूप में काम कर सकता है, जैसे उर्वरक, सड़क परिवहन। अनुसूची सी की बात करें, इसमें बाकी सभी उद्योग थे जो निजी क्षेत्र के लिए खुले थे, लेकिन सरकारी लाइसेंसिंग और विनियमन के अधीन थे। लद्दाख में 2025 में तीसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता बने हैं। कविंदर गुप्ता की बात करें, जन्म 2 दिसंबर 1959 को हुआ था। ये भारतीय राजनीतिक हैं जो 2025 से लद्दाख के वर्तमान और तीसरे उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान दिया जाता है? अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 फर्स्ट के तहत दिया जाता है, जो कुछ राज्यों को विकासात्मक उद्देश्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के कल्याण और प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और यह अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 282 के तहत भी केंद्र और राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। हालांकि यह एक विवेकाधीन प्रावधान है, सामाजिक दायित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा
भारत का एक श्रम कानून है और सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है और उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह योजना 2005 से नरेगा के रूप में शुरू हुआ था और बाद में इसका नाम बदल गया, जिसका लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। साथ ही काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी सुनिश्चित करना है। कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर का होता है। मैच और टीम की बात करें तो खिलाड़ी हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। कोर्ट के बीच की लाइन 2 में हिस्सों में बंट जाता है, बोनस लाइन और ब्लॉक लाइन कहा जाता है। अवधि की बात करते हैं, पुरुषों के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट का 2 हाफ होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। किस आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश किया था? सरकारी आयोग ने सिफारिश किया था। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारी आयोग ने किया था, जिसने केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए 1988 में काम किया था। इसी के सिफारिश के आधार पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति का अध्यादेश से इस परिषद की स्थापना किया गया ताकि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित किया जा सके। भारत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और जांच के लिए कई प्रमुख समिति और आयोग बने हैं, जैसे सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, हिल्टन यांग आयोग, ये RBI स्थापना से संबंधित है, शिवरमन समिति नाबार्ड से संबंधित है, फजल अली आयोग भाषाई पुनर्गठन से संबंधित है और राज्य के पुनर्गठन संबंधी समिति जो वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक और संवैधानिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें देता है, जैसे वित्तीय समावेशन नचिकेत मोर, कर सुधार राजा चलैया समिति और कृषि के लिए स्वामीनाथन समिति जाना जाता है। 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने किया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा था। अनुराधा शर्मा पुजारी ने किस वर्ष अपने उपन्यास याद एकन अरण्य के लिए असमिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? 2021 में जीता है। अनुराधा शर्मा पुजारी ने अपने उपन्यास याद एकन अरण्य असील के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, जो असमिया भाषा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें 2021 के साहित्य के लिए मिला था, जिसकी घोषणा दिसंबर 2021 में किया गया था और यह असमिया साहित्य में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए था, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय मुद्दों को दर्शाया था। 1991 का नरसिम्हा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार था। 1991 की नरसिम्हा समिति का मुख्य कार्य भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करना था, ताकि 1991 के आर्थिक संकट के बाद बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाया जा सके, जिससे सरकारी हस्तक्षेप कम करना और बैंकों को स्वायत्तता देना शामिल था। 1 जनवरी 2024 को किस देश के ब्रिक्स पूर्णकालिक सदस्य बन गया था? जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया, जबकि अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया और सऊदी अरब ने अपनी सदस्यता के बाद के लिए स्थगित कर दिया था। इस विस्तार के बाद ब्रिक्स में 5 से बढ़कर 9 देशों का संगठन बन गया था। किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हाल ही में हुआ, जो दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक चला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु पर चला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1932 से 2024 तक इनका कार्यकाल था। एक भारतीय अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनेता थे, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वे आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिया और बाद में 2 बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा की। अपनी विनम्रता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। मैंकडिंग आउट कब वैध माना जाता है? जब गेंदबाज गेंद को फेंकने की अपनी प्रक्रिया के दौरान नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को क्रीज से पहले ही बाहर निकलने पर उसे रन आउट कर देता है। यह कानूनी MCC लॉ 41.16 के तहत और इसे वीनू माकंड के नाम पर रखा गया है। हालांकि यह खेल की भावना के खिलाफ माना जाता था, लेकिन अब यह एक वैध तरीका है जिसे गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर को आउट कर सकता है, बशर्ते अपील किया जाए और अंपायर संतुष्ट हो। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? 1951 नई दिल्ली में हुआ था।
पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उसने मेजबानी करते हुए कुल 51 पदक यानी 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य जीतकर अपना जापान के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। तैराक सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता और फुटबॉल टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। 1947 और 90 के बीच भारत के व्यापार नीति की मुख्य विशेषता क्या था? आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण था। 2019 में सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक किस लेखक के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? जोखा अलाहिरी को मिला है। 2019 में जोखा अलाहिरी को उनकी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उनकी लेखिका के रूप में उनकी पुस्तक के अंग्रेजी अनुवादक मैरिलियन बूथ के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था, जो इस पुरस्कार की जीतने वाली पहली अरबी लेखिका बनी थी। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला किसने किया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। पैरालंपिक गेम्स में पहली बार भारतीय महिला गोल्ड मेडल किसने जीता है? अवनी लेखरा ने जीता है। पैरालंपिक खेल में पहली भारतीय महिला गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा, जिन्होंने निशानेबाजी यानी शूटिंग में यह उपलब्धि हासिल किया। उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पैरालंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण पदक यानी पेरिस 2024 में भी जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है। मिशन अमृत सरोवर के तहत देश भर में कुल कितने सरोवर का निर्माण या कायाकल्प करना है? 50,000 सरोवर का करना है। मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी तालाब का निर्माण या कायाकल्प करना था, जिसे देश भर में कुल 50,000 सरोवर का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मार्च 2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं और यह कार्य अभी भी चल रहा है। विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 ने लिया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा का स्थान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ने लिया है, जिसे 1999 में पारित किया गया था और यह 1 जून 2000 से लागू है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के सख्त नियंत्रण से हटाकर उसके उदार प्रबंधन और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना था और यह फेरा के प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के बजाय अधिक उदारीकरण को दर्शाता है। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और यह नृत्य मुख्य रूप से इसी के नाम से कालबेलिया जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। केरल के प्रसिद्ध लोक कला पुलिकट्टी में कलाकार अपने शरीर पर किस जानवर का चित्र अंकित करता है? बाघ का चित्र अंकित करता है। केरल की लोक कला पुल्लिकली बाघ नृत्य भी कहा जाता है, जो कलाकार अपने शरीर पर बाघ का चित्र बनाते हैं, जिसमें वे खुद को बाघ और शिकारी के रूप में चित्रित करते हैं और ओणम त्योहार के दौरान इस कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसे वे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन पर नृत्य करते हैं। प्रमुख चित्र और शैली और उनके राज्य से देख लेते हैं। मधुबनी जो बिहार संबंधित, जिसमें मिथिला पेंटिंग भी कहलाता है, जिसे हिंदू देवी देवताओं और शुभ अवसरों को दर्शाया जाता है। मछली, पेड़ पौधे और ज्यामितीय पैटर्न प्रमुख होता है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र का है, जो प्रकृति और जनजातीय जीवन जिसमें खेती, नृत्य, शिकार पर आधारित है। सफ़ेद चावल के पेस्ट से ज्यामितीय आकृति बनता है। पिछवाई कला जो राजस्थान का, जिसमें श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण की छवि के पीछे कपड़े पर बनाया जाता है, जो पीछे से लटकने का अर्थ होता है। पट्टचित्र की बात करिए, उड़ीसा का शैली है, जो कपड़े पर बनी चित्रकला जिसमें चमकीले रंग लाल, पीला, नीला का प्रयोग होता है और यह जगन्नाथपन से जुड़ा हुआ है। चेरियल स्क्रॉल जो तेलंगाना का है, जिसमें कॉमिक बुक की तरह स्क्रॉल पर बनाया जाता है, जिसमें हिंदू महाकाव्य और लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। गोंड मध्य प्रदेश का, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कला है, जो प्रकृति और जानवरों को दर्शाता है। पहाड़ी पेंटिंग जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित हुआ, जिसमें लघु चित्रों का सुंदर मिश्रण जैसे बसोहली और कांगड़ा शैली है। कलमकारी की बात करिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। यह कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। मंजूषा की बात करिए, बिहार का, जिसमें भागलपुर क्षेत्र की एक लोक कला है, जो अंग क्षेत्र के लोक कथाओं पर आधारित है। कोल्लम और जो रंगोली त्यौहार जो तमिलनाडु और पूरे भारत में होता है, जो त्यौहार समारोह में फर्श पर बनाए जाने वाले पारंपरिक लोक कला है, जिसमें कर्नाटक में रंगवली, केरल में कल्लम जट्टू होता है।
एशियाई खेल 2023 में भारत में कुल कितना पदक जीता था? 107 पदक जीता था। एशियाई खेल 2023 होंगझोंग में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, जहां देश ने कुल 107 पदक, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य जीता था, जो किसी एशियाई खेल में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, जिसमें वह पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। निशानेबाजी और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक, महिला कबड्डी, पुरुष क्रिकेट, बैडमिंटन में चिराग शेट्टी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कई कोटा स्थान भी हासिल किए हैं। जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों से संबोधन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का द्वारा किया गया है। 1990 में ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 32 पदक जीता था। 1990 के ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 32 पदक जीता, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत, 11 कांस्य पदक शामिल था, और यह भारत का उस समय तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और भारत पहली बार शीर्ष 5 में रहा, जिसमें अधिक पदक भारोत्तोलन और निशानेबाजी से आए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किस स्थिति में कोई अपराध को संगठित माना जाएगा? संगठित अपराध की मुख्य शर्तें धारा 111 के तहत माना जाएगा। बात करें निरंतर अवैध गतिविधि, जिसे काउंटिंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहा जाता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो कानून द्वारा निषिद्ध है और 3 साल या उससे अधिक की कैद हो सकता है। आपराधिक सिंडिकेट की बात करें, यह गतिविधि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसके लिए की जाना चाहिए। पिछला इतिहास की बात करें, पिछले 10 वर्षों में 1 से अधिक चार्जशीट दाखिल हुई हो और अदालत ने उनका संज्ञान लिया हो। 1991 के आर्थिक सुधार का प्रमुख लक्ष्य क्या था? अर्थव्यवस्था को वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना था। 1991 के आर्थिक सुधार का प्रमुख लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को लाइसेंसिंग राज और सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाना था, जिससे विकास दर बढ़े, गरीबी कम हो और विदेशी निवेश आकर्षित हो और भुगतान संतुलन की समस्या हल हो सके। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जिसे दक्षिण भारत के एवरेस्ट भी कहा जाता है, और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। दूसरा की बात करें तो गोंडवी नौस्टीन, जिसे केटू कहा जाता है, इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। यह दुनिया के दूसरे सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची माना जाता है, हालांकि यह वर्तमान में विवादित क्षेत्र है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है, जो सिक्किम में, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है यदि केटू को शामिल न करें, और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। नंदा देवी की ऊंचाई 7816 मीटर, उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कामेत का ऊंचाई 7756 मीटर है, उत्तराखंड में, यह भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। साल्टोरा कांगड़ी, इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है, यह सियाचिन ग्लेशियर के पास है। किस नृत्य शैली में ढोल का प्रयोग आवश्यक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? भांगड़ा में किया जाता है। बात करें पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य में भांगड़ा, जो पुरुषों द्वारा और गिद्धा महिलाओं के द्वारा सबसे प्रसिद्ध है, जो फसल कटाई, बैसाखी और अन्य उत्सवों पर किए जाते हैं। इनके अलावा झूमर, किकली, सम्मी, लुड्डी, जागो और धमाल भी लोकप्रिय है, जो खुशी, जीत और सामाजिक आयोजनों का जश्न मनाते हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और सभी को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए हैं तो जाकर जल्द से परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको पास प्रो में सभी को खत्म करके सिंगल पास बना दिया गया है, जिसमें आपको जितना भी होता है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। जाकर जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको SSC GD का जो एग्जाम हो रहा है उन सभी के एनालिसिस का जो मॉक फॉर्मेट में पूरा जो मॉक मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर लगाइए। और जितना भी इंडिया के 1000+ एग्जाम का सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जाकर जरूर से जरूर लगाइए। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।